दोस्तों, आज मैं आ पहुंचा हूं पंजाब की उस धरती पर जहां की हवा में आज भी एक दर्द महसूस होता है। ये जो पतली सी तंग गली आप देख रहे हैं, 13 अप्रैल 1919 को ये गली एक मौत का रास्ता बन गई थी। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इस जगह को देखेंगे ही नहीं, बल्कि 13 अप्रैल की उस दास्तां को दोबारा जिएंगे। वो दास्तां जिसने भारत की आजादी की बुनियाद को हिला के रख दिया था। किस्सा शुरू होता है रॉलेट एक्ट से, एक ऐसा काला कानून जिसमें ब्रिटिश सरकार किसी भी हिंदुस्तानी को बिना ट्रायल के जेल में डाल सकती है। और अमृतसर में इसका विरोध बहुत जोरों पर था। दो बड़े नेता डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन गिरफ्तार हो चुके थे। वो 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था। लोग यहाँ मेला देखने और शांति से अपने नेताओं की रिहाई की बात करने आए थे। किसी को नहीं पता था कि अगले कुछ ही मिनटों में यहाँ का मंजर क्या होने वाला है। Without water or any aid, what a gruesome sight it was. That pain and agony, deathly silence and intense trauma still echoes in the heart of Hindustan. शाम करीब 4:30 बजे का वक्त था। जनरल डायर इसी तंग गली से अपने 50 हथियारबंद सिपाहियों के साथ जलियांवाला बाग के अंदर आता है। बिना किसी वार्निंग, बिना किसी चेतावनी के वो फायर का ऑर्डर देता है और फिर 10 मिनट तक लगातार फायरिंग होती रहती है, जब तक अंग्रेजी हुकूमत की बंदूकों में गोलियां खत्म नहीं हो जाती। और ब्रिटिश सरकार के इस नरसंहार के अंदर में सैकड़ों मासूम लोग, जिनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, पुरुष, अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। और उससे जुड़ा इतिहास आज भी आपको यहाँ की दीवारों पर देखने के लिए मिल जाएगा, जिसके लिए भारत सरकार ने 2021 में यहाँ पर एक ये म्यूजियम बनाया। और इस म्यूजियम के अंदर में वो सब चीजें दिखाई गई हैं, कैसे हमारे पूर्वजों ने लड़ के अपनी जान दे करके इस आजादी को हासिल किया है। ਤਰਨਦਾਸ ਦੋਨੀ ਜੰਗ ਜਿਹੇ ਦਿੰਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। इस दौरान ओडायर ने अमृतसर के स्थानिक नेता डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की गिरफ्तारी और देश निकाले के आदेश दे दिते। 10 अप्रैल 1919, 10 अप्रैल की डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू। ये है शहीदी कुआं, जिसे शहीदी खूह भी कहा जाता है। जब गोलियों से बचने का कोई रास्ता नहीं बचा, तो माओ ने अपने बच्चों के साथ, बुजुर्गों ने और नौजवानों ने इसी कुएं के अंदर में छलांग लगा दी। और कहते हैं फायरिंग रुकने के बाद इस कुएं में से 120 से भी ज्यादा लाशें निकाली गईं। सोचिए वो मंजर कितना खौफनाक रहा होगा। 2021 की रेनोवेशन के दौरान भारत सरकार ने इस कुएं को चारों तरफ से कवर करवा दिया है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति इस कुएं के अंदर में कुछ ना डाल सके, क्योंकि पहले लोग यहाँ पर पैसे डाल जाया करते थे इस कुएं के अंदर में। ये जो स्क्वायर बॉक्स अभी आप सामने दीवारों पर देख रहे हैं, ये गोलियों के निशान है। और इस दीवार पे बताया गया है टोटल 28 गोलियों के निशान हैं। मेरे लिए ये सिर्फ एक निशान नहीं है, बल्कि ये उन हजारों लोगों की चीखों का सबूत है जो उस दिन यहाँ पर गूंजी थीं। और देखते ही देखते इस कत्लेआम की खबर पूरे देश में आग की तरह फैल गई और पूरे देश की जनता का खून खौल उठा। और उसके बाद एक 12 साल का लड़का भगत सिंह मीलों पैदल चल करके यहाँ पहुंचा और यहाँ की मिट्टी को एक कांच के अंदर भर के अपने साथ ले गया। और वहीं सरदार उधम सिंह ने इसका बदला लेने की कसम खाई और 21 साल बाद लंदन जाकर माइकल ओडायर को गोली मारी। माइकल ओडायर 1912 से 1919 तक पंजाब का लेफ्टिनेंट गवर्नर था और उसने ही 13 अप्रैल 1919 को हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड में जनरल डायर का समर्थन किया था और उसे सही ठहराया था। और उसी वक्त सरदार उधम सिंह ने उसे मारने की कसम खाई थी।
ऑडिटोरियम से बाहर निकल करके बहुत ही अच्छा बैठने का अरेंजमेंट किया हुआ है, जहाँ पर लोग बैठ करके अपनी नॉलेज को शेयर करते हैं कि जलियांवाला बाग के बारे में वो लोग क्या जानते हैं। और वहीं साथ में ही आपको वॉशरूम भी मिल जाएंगे, जिसमें मेंस एंड वुमेन्स के लिए बहुत ही नीट एंड क्लीन वॉशरूम्स आपको बनाए गए हैं। अभी हम चलते हैं उस इतिहास की तरफ जहाँ पर और भी गोलियों के निशान दर्ज हैं। ये दीवारें गवाह हैं उस घटना की जो 13 अप्रैल 1919 को यहाँ हुई थी, जिसमें आज भी 10 मिनट में हुई 1650 राउंड फायरिंग गोलियों के निशान मौजूद हैं। और जैसे ही इस घटना के बारे में रविंद्रनाथ टैगोर जी को पता चला, उन्होंने अपना नाइटहुड का खिताब वापस कर दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उन्हें 1915 में दिया था। और उन्होंने इसे वापस करते वक्त कहा था, मैं इस अपमानजनक घटना की वजह से मुझे मिले सम्मान का प्रतीक नाइटहुड को वापस करता हूँ और मैं अपने देश के साथ खड़ा हूँ और अमृतसर में हुई इस घटना का विरोध करता हूँ। यहाँ पर एक और दीवार है जिसके ऊपर में 28 गोलियों के चिन्ह आज भी मौजूद हैं। ब्रिटिश गवर्नमेंट इस नरसंहार के बाद यहीं नहीं रुकी, उसने इस नरसंहार के अंदर में मरने वालों के आंकड़ों के साथ में भी छेड़खानी करी। ब्रिटिश गवर्नमेंट के रिकॉर्ड के अकॉर्डिंग इस घटना में 379 लोग शहीद हुए थे और 200 लोग घायल हुए थे। लेकिन इस नरसंहार में जिंदा बचे लोगों के बयानों ने जो हकीकत बताई वो इससे बहुत अलग है। उनके हिसाब से इस नरसंहार में करीब 1500 से अधिक लोग मारे गए थे और 2000 से अधिक लोग घायल हुए थे। यहाँ पर एक सेलिब्रेशन ग्राउंड भी बनाया गया है, जहाँ पर आप आराम से बैठकर उन वीर शहीदों के विचारों को पढ़ सकते हैं, क्योंकि इस देश के रियल हीरोज यही हैं। और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानता हूँ कि मेरा जन्म इस वीर भूमि भारत में हुआ है और मेरे पूर्वजों ने भी आज़ादी की इस लड़ाई में अपना योगदान दिया है। एग्जिट गेट के पास ही आपको गैलरी नंबर 4 मिल जाएगी, जहां आप दर्शन कर सकते हैं उन शहीदों के जिन्होंने हमें आज़ादी दिलाई है। आज जलियांवाला बाग बदल चुका है, नई गैलरीज हैं, लाइट है, साउंड है, शो है, लेकिन चमक धमक के पीछे वो दर्द कभी नहीं भूलना चाहिए। जब भी आप कभी अमृतसर आएं, सिर्फ एक टूरिस्ट बनकर नहीं, बल्कि उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने की वजह से यहाँ पर आएं, जिनकी वजह से आज हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं। दो 2021 में हुए रेनोवेशन के दौरान भारत सरकार ने यहाँ पर उन शहीदों की याद में एक अमर ज्योति भी जलाई है, जो यहाँ हमेशा जलती रहती है। और मैं धन्यवाद देता हूँ हमारी भारत की सरकार को, जिन्होंने हमारे शहीदों को ये सम्मान दिया है। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो इस इतिहास को हर घर तक पहुँचाने में मेरी मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि भारत के हर नागरिक को पता हो
इस आज़ादी की कीमत हमने क्या दी है। दोस्तों, ये था हमारा जलियांवाला बाग का व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये व्लॉग अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक ज़रूर कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियोज़ का नोटिफ़िकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो।